तो इस क्लास में हम लोग वोटिंग प्रोसेस इन इंडिया, अप्रीहेंशंस एंड रिफॉर्म्स दैट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो हम लोग जो समझने जा रहे हैं इस क्लास में कि अभी रिसेंट टाइम में ना इलेक्शन प्रोसेस को लेके बहुत सारा ह्यू एंड क्राइम मचा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इलेक्शन प्रोसेस में। तो ठीक है, एक तरफ इंडिया क्या है कि सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, थैंक्स टू आवर ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि जो इतना सुंदर तरीके से इलेक्शन करवाती है और एक बेस्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है पूरा वर्ल्ड को। मैं एट द सेम टाइम ये प्रोसेस और बेटर हो सकता है। अनडाउटली अफ्रीकन से लेके यदि यूरोपियन का बहुत सारा कंट्री को देखोगे तो उसमें इंडिया बेस्ट है, बट एट द सेम टाइम रिफॉर्म्स का गुंजाइश है, क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। तो GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सिलेबस होगा इसका, और इसमें समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे संविधान का आर्टिकल 324 देखोगे तो उसमें कैटेगरिकली बोला गया है कि जो इलेक्टोरल रोल्स समझते हो ना, जो कौन कौन वोटर्स आएंगे वोट देने के लिए, जो उसका पेपर जो निकलता है उसी को बोलते हैं इलेक्टोरल रोल्स। तो इलेक्टोरल रोल्स का तैयारी किस तरह होना चाहिए, ठीक है, तो इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से आर्टिकल 324 में लिखा गया है, और ये पूरा पावर दिया गया है तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। चाहे पार्लियामेंट का चुनाव का बात हो, चाहे विधानसभा का चुनाव का बात हो, जो इलेक्टोरल रोल्स तैयार होगा उसका जिम्मेदारी किसको लेना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ दिस कंट्री। समझ गए? तो उसी के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, और उसी के लिए भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 है। ठीक है, समझ गए ना? अब बात करते हैं कि जो शुरुआत का फर्स्ट दो जो जनरल इलेक्शन हुआ है 52 और 57 में, तो उस समय किस तरह वोटिंग होता था उसको समझना है हमें। तो उस समय बच्चे लोग देखोगे 1952 और 1957 में सेपरेट बॉक्स रखे जाते थे हर एक कैंडिडेट के लिए, और हर एक बॉक्स के साथ अपना इलेक्शन सिंबल होता था, क्योंकि उस समय हम लोग नेशन स्टेज में थे, पहली बार देश इतना बड़ा इलेक्शन को देख रहा था, विटनेस कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 62 के बाद यानी कि थर्ड जनरल इलेक्शन के बाद बैलेट पेपर का कॉन्सेप्ट आया। अब बैलेट पेपर के साथ साथ नाम है और कैंडिडेट का सिंबल्स भी है। तो बैलेट पेपर का जो इंट्रोडक्शन हुआ थर्ड जनरल इलेक्शन के साथ हुआ है, 1962 के बाद हुआ है। समझ गए ना? ये एक हम्बल बिगिनिंग है इलेक्शन प्रोसेस का। 2004 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, जब मनमोहन सिंह जीत के आए थे, तो उस समय पहली बार EVM को यूज़ किया गया था लोकसभा के इलेक्शंस में, मतलब इतना मैसिव लेवल पे। और 2019, जिससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था 2019, ठीक है, 2019 ऐसा साल है या ऐसा लोकसभा है या ऐसा लोकसभा बनने जा रहा था जिसमें 100% VVPAT यूज़ हुआ था। तो ये हमारा हम्बल बिगनिंग है कि कहाँ पे कौन सा पहले है ना इलेक्शन प्रोसेस करवाया गया था। पहला जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, उसके बाद फिर थर्ड जनरल इलेक्शन, फिर 2004, और फिर उसके बाद 2019। तो अभी तक यही चल रहा है, VVPATs प्लस योर EVMs। अभी भी 100% VVPATs है। 2019 से ये परंपरा शुरू हुआ। तो देखो ठीक है, तो एक तो इलेक्टोरल रोल्स का जिम्मेदारी इस ECI के ऊपर है, करेक्ट। दूसरा चीज़ क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म में इलेक्शन करवाया जाए। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या वेरियस इश्यूज़ है जो कि पास्ट में भी रहे हैं और प्रेजेंट में भी अभी है। जैसे बहुत सारा PLI फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और जहाँ पे कैटेगरिकली कहा गया कि फिर से पेपर बैलेट पेपर में लौट के जाते हैं। बैलेट पेपर जो कि 62 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली इस चीज़ को अप्रैल 2024 में रिजेक्ट कर दिया कि नो, ये जो बैलेट पेपर में होता था बूथ कैप्चरिंग होता था उस समय, और ये सेफ नहीं है। ये भी बात सही है, EVM ज़्यादा सेफ है, EVM ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग तो नहीं होता, बट EVM को सेफली करना होगा ना, क्योंकि EVM में हैकिंग वगैरह होता है, ये सब चीज़ तो आरोप लगता ही है। तो EVM में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना, EVM के साथ VVPAT लगा है, उसमें यदि ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म आ जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हम समझ गए ना? तो जो अर्जी जो था PIL जो था वो रिजेक्ट हो गया कि बैक टू द बैलेट पेपर का। दूसरा देखते हैं, ये भी था कि 100% मैचिंग करवाया जाए, हाँ 100% मैचिंग करवाया जाए VVPAT का EVM काउंट से।
तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बेकार में समय बर्बादी है ना। बहुत 5 मशीन पर असेंबली करो। अभी तक जो लिमिट है कि एक असेंबली में जो 5 मशीन है उसको चेक करो, वो वीवीपैट चेक हो जाएगा, यदि सही आया तो ठीक है, सब सही होगा। और सबको काउंट करना ठीक नहीं है, बट एक सेफ गार्ड है। सेफ गार्ड क्या है बच्चे लोग, सेकंड में देखोगे तो इसमें पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मान लो जो कैंडिडेट हार गया, सेकंड पोजीशन में आया या थर्ड पोजीशन में आया, लेट्स से कोई एक जीता, एक्स जीता, और वाई सेकंड पोजीशन का है और जेड लेट्स से थर्ड पोजीशन का है कोई कैंडिडेट। तो यदि उसको लगा कि नहीं थोड़ा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का ही बात है, तो वो 7 दिन के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद विदिन 7 डेज वो अर्जी दे सकता है। तो उस केस में जो बंट मेमोरी होंगे माइक्रो कंट्रोलर का, तो 5% ऑफ ईवीएम, 5%, 5 पीस नहीं, 5% ऑफ जितने भी ईवीएम यूज़ किए गए थे, तो उसका जो बंट मेमोरी है माइक्रो कंट्रोलर 5% उसका चेक होगा। अब 5% ईवीएम का मतलब क्या है कि कंट्रोल यूनिट्स, उसके 5% कंट्रोल यूनिट्स, बैलेट यूनिट्स और वीवीपैट्स सबको चेक करेंगे वही लोग, वही इंजीनियर जिसने ईवीएम को मैन्युफैक्चर किया था, जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई सेकंड आया और थर्ड आया तो ये रीज़न है, तो सेफ गार्ड दिया गया है। समझ गए? हाँ, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखिए इस बार बहुत हल्ला हुआ है कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, और इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो 4 महीना के अंदर, 5 महीना के अंदर इतना वोटर्स कैसे ऐड हो गए। और सेम चीज़ दिल्ली के साथ भी हुआ है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ और दिल्ली का अभी विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी जीता है, तो इतना कैसे वोटर बढ़ गया। तो अभी एक हिंदू का रिसर्च हुआ था इस पर, हिंदू पेपर का। हिंदू जानते हो, बहुत प्रतिष्ठित पेपर, एडिटोरियल जो कि पढ़ रहे हो वहीं का है। तो हिंदू पेपर के रिसर्च के हिसाब से ये जो बढ़ा है ये बहुत नेचुरल बढ़ा है। मगर जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जो होना चाहिए था, जो आंसर होना चाहिए था, वो आंसर लेके नहीं आ रही है। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैकेनिज्म यदि स्ट्रांग नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो लोगों का जो आस्था है इलेक्शन के प्रति वो कमज़ोर होते चला जाएगा। तो ये भी एक कंसर्न है। देखो, तो एलिगेशन था कि इलेक्टोरल रोल्स में इस बार मैनिपुलेट किया गया महाराष्ट्र और दिल्ली में। हाँ, पूरी तरीके से अपोजिशन पार्टी आएंगी, ये बोगस वोटर्स है, फेक वोटर्स है, ये आए हैं ना, जो रूलिंग पार्टी है उसका अपना षड्यंत्र है, इस तरह का बात आया था। तो इसके लिए चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और स्ट्रांग अपने बात को रखे। समझ गए ना? हाँ, ये भी है। देखो, ये मामला हम कई दिन से बोल रहे हैं तुम लोग को, है ना, ये वाला बिल्कुल जो बंगाल का सीएम ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दा को उठाया था। बताओ, आइडेंटिकल एपिक नंबर है, जैसे अलग अलग स्टेट, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सेम एपिक नंबर, सेम तुम्हारा आईडी नंबर है। तो एक कोई वोटर बैठा हुआ है, जैसे लेट से एक्स वोटर है बंगाल में, उसका भी आईडी नंबर सेम है, और वाई वोटर है जो तुम्हारा जो दिल्ली में, उसका भी सेम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उस समय एरोनेट प्लेटफॉर्म नहीं बना था। एरोनेट प्लेटफॉर्म का सेंट्रल डेटाबेस नहीं बना था। अब जाकर सेंट्रल डेटाबेस बन रहा है। तो जब अब सेंट्रल डेटाबेस बनेगा तो हम 3 मंथ्स के अंदर इस चीज़ को रेक्टिफाई कर देंगे। ये पॉसिबल है कि एक सेम आईडी अलग अलग वोटर को अलग अलग स्टेट में मिल सकता है, ये पॉसिबल है। बट जब से फिर सेंट्रलाइज डेटाबेस बनेगा, पूरा कंट्री का बनेगा, तो उस समय इस चीज़ को करेक्ट कर लिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 मंथ का समय मांगा है। और मैं कहूँगा कि ये सही तरीका है कि कुछ भी क्वेरी हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 3 मंथ्स के अंदर कर देंगे। इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यदि पहले इलेक्टोरल रोल्स पे आरोप लगा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो उस समय भी इसी तरह का दलील होना चाहिए था। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है कैसे कम्युनिकेट हो, इससे लोगों के मन में भी होगा कि अच्छा ठीक है, इस तरह का पॉसिबल है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जो पोलिंग हो रहा था बूथ पे, अब अलग अलग बूथ होते हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला कि 66% आज बूथ हुआ, मतलब 66 पोलिंग हुआ। अब फिर 2 दिन बाद बोला कि 66 नहीं 72 है, इस तरह का आंकड़ा। तो 2 दिन के बाद, 1 दिन बाद फिर बढ़ा के घटा के बोलोगे तो लोगों में फिर ये गलत मैसेज जाएगा। देयर मस्ट बी ए प्रॉपर जस्टिफिकेशन। समझ गए? तो वही सब चीज़ लिखा गया। देखो यहाँ पे जो करंट इश्यूज है कि आइडेंटिकल एपिक नंबर्स है, जो अलग अलग स्टेट्स के लोग सब है, बंगाल के, गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के, तो अपोजिशन पार्टी ने इस पर मुद्दा उठाया है कि देखो सब बोगस वोटर सब है, ये इन लोगों को दे दिया गया जानबूझ के उस पार्टी को जिताने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें सफाई दिया कि नो, इस सेंट्रल डेटाबेस अभी नहीं बना था, अभी न आए हैं।
तो इसलिए हमको 3 मंथ्स दे दीजिए, हम ठीक करके दिखा देंगे। समझ गए ना? हाँ, आगे देखते हैं। स्टार कैंपेनर, बताओ स्टार कैंपेनर का अधिकार है जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, करेक्ट। तो स्टार कैंपेनर देखो अधिकतर टाइम क्या करता है, ये लोग एब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहा होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के अगेंस्ट, है ना, कास्ट कम्युनल फीलिंग्स को आगे बढ़ा रहा होता है, तो ये भी गलत चीज़ है। स्टार कैंपेनर का काम ये नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये मतलब ये सब लूफॉल्स। आगे देखो इलेक्शन एक्सपेंडिचर, बताओ ये भी हम जानते हैं कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर क्या है कि एक कैंडिडेट फिक्स है कि आप इतना ही खर्च कर सकते हैं, मगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पे फिक्स नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कितना भी खर्च कर सकता है। हाँ, स्टार कैंपेनर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी कितना भी पैसा लगा सकता है, तो ये भी तो गलत चीज़ है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे लोग, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया। तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के, खाली बीजेपी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज मिला के, तो ये गलत है। इतना पैसा यदि इलेक्शन प्रोसेस में बह रहा है तो फिर तो ये, और सब ये पैसा कैसे आया होगा, सब तो ब्लैक मनी ही होगा, तो करप्शन है एक तरह से। समझ गए? अब देखो ये वाला मुद्दा भी, क्यूमुलेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यदि तुम एडीआर रिपोर्ट देखोगे, हाँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, बहुत ही रिलायबल कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें देखो तो ये तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अपने पीक पे है। 543 इलेक्टेड मेंबर्स में 46% यानी कि 251 मेंबर्स के अगेंस्ट किसी न किसी क्राइम का रिकॉर्ड है, और उसमें से बच्चे लोग यानी कि 31%, 543 इलेक्टेड एमपीज में 31% जो मेंबर है उसके अगेंस्ट तो सीरियस चार्ज है, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज है, रेप का, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो फिर तो इसको तो पार्लियामेंट को सीरियस लेना चाहिए था। हाँ, पार्लियामेंट को लॉ बना के लेके आना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स में कोई क्रिमिनलाइजेशन ना हो। वेरी बैड, इससे क्या एग्जाम्पल होगा? तो यहाँ पे देखते हैं रिफॉर्म्स डैट नीड टू बी कंसिडर, मतलब रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। इलेक्शन प्रोसेस अपने जगह है, इसको और मजबूत करना होगा। जो गलत लोग सब है उसको एंट्री नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सैंपल साइज ईवीएम काउंट का, वीवी स्लिप का, वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से मैच होना चाहिए। समझे? यदि कोई सिंगल एरर आया, कहीं पे भी एरर हो गया तो ठीक है, वीवीपैट स्लिप्स फुली काउंट करो उस जगह का। समझे? यानी कि आपने क्या किया कि एक स्टेट को क्या किया, आपने छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर दिया, एक एक रीजन का चेक करो, और कहीं पे एरर आया तो फुल उस रीजन में जितने भी फुल काउंट करो। ठीक है, तो एक ये सोल्यूशन हो सकता है। टोटलाइजर मशीन, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, बहुत सारे बूथ होते हैं ना, अलग अलग बूथ पे जाते हैं ना लोग वोट देने के लिए, तो बूथ से पता चलता है कि उसको इतना वोट मिला। जैसे मान लो कि एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 14 को बूथ पोलिंग बूथ है, 14 क्या है पोलिंग बूथ है, तो हर पोलिंग बूथ से पता चल जाएगा आपको कि XYZ कैंडिडेट को कितना कितना वोट मिला। जैसे मान लो कि लेट से X जीता, वो क्या 10 पोलिंग बूथ से जीता और 4 से हार गया, तो उसके जहन में ये बात रहेगा ना कि हम 4 जगह से हार गए हैं, वहाँ के आदमी को हम बेनिफिट ही नहीं पहुँचाएंगे, तो ये फिर बदलेगा, राजनीति हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए टोटलाइजर मशीन होना चाहिए कि जो 14 का जो पोलिंग बूथ है सबको अकोमुलेट करके डेटा दे, और चलो X ही जीता है ऐसा करके, तो वी कैन गो फॉर द टोटलाइजर मशीन। हाँ, इसी ने रिकमेंडेड किया था 2016 में, बात समझ गए। और दूसरी बात है कि आधार को लिंक करना ईपी से कोई गलत बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम राइट टू प्राइवेसी जो कंसर्न है उसको अकाउंट में लेते हुए, और हर एक स्टेक होल्डर को अकाउंट में लेते हुए, क्योंकि जानते हो कि यदि आधार कार्ड को यदि लिंक करते हैं हम लोग एपिक नंबर से यानी कि वोटर आईडी से, तो इसका गलत चीज़ भी हो सकता है। तो जो भी गलत होने जा रहा है, जो भी कंसर्न्स है, उसको पहले ही सुलझा लिया जाए, उसके लिए कोई सेफ गार्ड मेजर लेके आना चाहिए। समझ गया ना? हाँ, तो इसी को झट से ये वोटर आईडी जो डुप्लीकेट वोटर आईडी से उसको रिमूव करना चाहिए, और जो कि इसी ने कहा है कि हम 3 महीने के अंदर करके दिखा देंगे। और जो स्टार कैंपेनर का जो स्टेटस, यदि कोई एमसीसी का, जानते हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग तो है नहीं, है ना, कि जो आचार संहिता लगता है ना, यदि इसका कोई वायलेशन करे स्टार कैंपेनर भी, तो स्टार कैंपेनर को भी, है ना, जो स्टार कैंपेनर को भी रिवोक करने का पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए कि तुम अब स्टार कैंपेनर नहीं रहा क्योंकि तुमने एमसीसी को क्या किया है, वायलेट किया है, तो ये पावर देना पड़ेगा आपको।
समझ गए ना। अब पार्लियामेंट ही कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, यदि सिंबल्स ऑर्डर देखोगे उसका पैराग्राफ 16A, तो तुमको पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर जरूर दिया गया है, वो सस्पेंड कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को। बड़ी बात है, ये दिया गया है। और यदि वो ठीक से MCC ठीक से फॉलो नहीं करता है तो इस चीज़ को और बढ़ाने की ज़रूरत है, समझे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक एग्जाम्पल सेट करे, वो करके डीरिकॉग्नाइज करके, है ना, विड्रॉ करके। तो देखो स्ट्रिक्ट एक्शन, देखो हमेशा बिगर पार्टीज को ले, यदि बिगर पार्टीज यदि माल प्रैक्टिस कर रहा है, करप्शन कर रहा है इलेक्शन प्रोसेस में, तो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करें, समझ गए ना। और जहाँ तक सवाल है इलेक्शन एक्सपेंडिचर का, तो लॉ तो होना ही चाहिए, पार्लियामेंट लॉ लेके आए और उसमें बोले कि केवल कैंडिडेट के ऊपर नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी लिमिट होना चाहिए। नहीं तो अभी हम अभी रिसेंट टाइम में देख रहे हैं, रिसेंट रिपोर्ट में देख रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में 1 लाख करोड़ खर्च हुआ, तो ये तो गलत चीज़ ना है जी, समझ गए ना। हाँ, तो यहाँ पे और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था सभी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टी को कि इलेक्शन लड़ने से पहले, इलेक्शन होने से पहले कम से कम 3 टाइम्स आपका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से, जो भी बैकग्राउंड से, वो 3 टाइम्स आपका सर्कुलेट होना चाहिए, मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। रियल में नहीं होता है, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता चलना चाहिए कि हम किस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं, तो ये भी ट्रू सेंस में नहीं हो रहा है। तो यस वी रिक्वायर, हाँ, कि हमें चाहिए कि इस तरह का रिफॉर्म्स आए ताकि हमारा इलेक्शन प्रोसेस और बेहतरीन हो जाए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।